Hello, welcome viewers and dear students. Myself, Dr. Avdesh Sharma, Assistant Professor, Government Girls College, Nagaur. Today I will discuss about lysosome, the most important cell organelles. लाइसोसोम के बारे में आज डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। देखिए, लाइसोसोम जिसको कि हम एंडोसोम्स कह सकते हैं, ये सेल के वो सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें स्पेसिफिक टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इस प्रकार के, जो कि अपघटनी एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, आत्मघाती थैली। हालांकि ये सुसाइडल बैग्स इनको हम पहले कहते थे, लेकिन ये एक्चुअली क्या अपनी सेल को स्वयं नष्ट नहीं करते हैं। एक प्रॉपर वे में ही ये कोशिका के विभिन्न जो ऑर्गेनल्स हैं, डेड ऑर्गेनल्स हैं, उनको रिसाइकल करने के लिए उनका अपघटन करते हैं, उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। और ये प्रक्रिया ऑटोफेगी कहलाती है कि जो कैंसर कोशिकाएं हैं या फिर अन्य डेड सेल्स हैं, वो सेल अपने आप को कैसे हटाती हैं, उनका जो उनके सेल ऑर्गेनल्स हैं या फिर अन्य जो कंपोनेंट है, उनका किस प्रकार से रिसाइकल किया जाता है, वो लाइसोसोम के द्वारा होता है। लाइसोसोम की जो खोज है वो एक साइंटिस्ट थे, क्रिस्टियन डी ड्यूए। इन्होंने 1955 में की थी। और ये एक्सीडेंटली यानी एक अचानक हुई खोज मानी जाती है, क्योंकि वो साइंटिस्ट जो रैट है उसके लीवर पे काम कर रहे थे और वहाँ उनको कुछ एंजाइम्स है वो आइसोलेट किए, और वो एंजाइम्स है वो अपघटनी एंजाइम थे। अपघटनी का मतलब वो विभिन्न प्रकार के जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। इसको शुरुआत में लाइसोसोम को इन बिगिनिंग इट वाज नेम्ड पैरा कैनानिकुलर बॉडी। इनको शुरुआत में पैरा कैनालिकुलर बॉडीज कहा गया, अर्थात जो इस प्रकार की बॉडी जो कि दो प्रकार की जो संरचनाएं हैं उनके बीच में पाए जाने वाला मटेरियल, अर्थात ये पैरा कैनालिकुलर बॉडीज होती हैं। ये एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, आरबीसी हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। स्पर्म में भी जो लाइसोसोम जैसी संरचना नहीं होती, हालांकि वो एंजाइम है वो गोल्जी बॉडी के अंदर जो एक्रोसोम बनता है उसमें पाए जाते हैं। These are found in abundant in phagocytic and secreted cells like WBC, कफर cells, स्टियोसाइट्स, पैनक्रियाटिक cells, लीवर cells। ये जो कोशिकाएं होती हैं इनमें ये अबंडेंट यानी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स जो फेगोसाइसिस करती हैं, हिस्टियोसाइट्स हैं, पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, लीवर कोशिकाएं हैं, इनमें ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। WBC हैं जिनका काम भक्षण का होता है, फेगोसाइटोसिस का होता है, जो अन्य सूक्ष्म जीवों को खाती हैं। जैसे लीवर में पाई जाने वाली कफर सेल्स हैं, ये भी एक प्रकार की फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। तो इन कोशिकाओं में लाइसोसोम की संख्या ज़्यादा होती है। 15 से 20 जो है एक लीवर सेल में इनकी संख्या होती है। और इसकी यदि हम इसका डायमीटर देखें तो इसका जो डायमीटर है वो 1 से लेकर के और 2 माइक्रोन तक होता है एक कोशिका में। सामान्य कोशिका में, प्लांट सेल में 10 से 15 माइक्रोन हो सकता है, लेकिन एनिमल सेल में ये 1 से 2 माइक्रोन होता है। बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ कुछ इस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, इसलिए वो जो जगह है वो लाइसोसोम की तरह कार्य करती है। लाइसोसोम है वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, जिसको आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसके कितने रूप होते हैं, यानी डिफरेंट प्रकार के इसके फॉर्म होते हैं, डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल स्टेज होती हैं। इट इज़ राउंड शेक लाइक स्ट्रक्चर बाउंडेड बाई सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। राउंड होता है, लगभग गोल होता है, शेक लाइक स्ट्रक्चर थैलेनुमा होता है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन से ही कवर्ड होता है। इट इज़ फिल्ड विथ ग्रेनुलर मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स यानी ग्रेनुलर मैट्रिक्स होती है वो इसमें भरी होती है, जिसमें लगभग 50 प्रकार के
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिनको हम सामान्य भाषा में एसिड हाइड्रोलेजेज कह सकते हैं। और विच आर डाइजेस्टिव एंजाइम, वो डाइजेस्टिव एंजाइम है। डाइजेशन का मतलब यहाँ पे आमाशय वाले डाइजेशन से न होकर के सेल जो होती हैं कोशिकाओं के अंदर विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम पाए जाते हैं उनसे है। एसिड हाइड्रोलेजेज आर कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग ऑल क्लासेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो जो एसिड हाइड्रोलेजेज नामक जो एक एंजाइम का समूह है, यानी एसिडिक मीडियम में काम करता है, और ये हाइड्रोलाइटिक है यानी जल अपघटनीय एंजाइम है, और ये किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो प्रोटीन्स हैं, पॉलीसेकेराइड हैं, लिपिड हैं, उनका डाइजेशन, उनको तोड़ने में हेल्प करते हैं। स्पेशली जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, गैलेक्टोसाइड्स हैं या ग्लूकोसिडेज हैं, वो एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं। देखते हैं इम्पोर्टेंट एसिड हाइड्रोलेजेज फाउंड इन लाइसोसोम। लाइसोसोम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट हाइड्रोलेजेज हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए इसकी लगभग 6 कैटेगरी हम बांट सकते हैं कि 6 कैटेगरी के इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, और वो सभी एंजाइम हैं वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, इसलिए उनको एसिडिक हाइड्रोलेजेज कहते हैं। जैसे पहला है न्यूक्लिएजेज, दूसरा है प्रोटीएजेज। न्यूक्लिएजेज में न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले, डीएनए को तोड़ने वाले डीएनएज, आरएनए को तोड़ने वाले आरएनएज, तो इनको हम आरएनएएसई लिख देते हैं, ये आरएनएज हो गया। फिर लाइपेजेज हो गया, यानी लिपिड को तोड़ते हैं, जैसे जिसमें फोस्फोलाइपेजेज हो गया, एस्ट्रेज हो गया। प्रोटीएजेज में प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम है, जैसे कोलाजिनेज है, कैथेप्सिन है, पेप्टाइडेज है, ये सारे के सारे प्रोटीएजेज हो गए। फोस्फेटेज में फोस्फेट लिंक्ड कंपाउंड जो है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो होता है, जो कि डीएनए में होता है, उसको तोड़ने वाले एंजाइम। सल्फेटेज सल्फेट लिंक्ड बॉन्ड को तोड़ते हैं। और एक होते हैं ग्लाइकोसिडेज, जो पॉलीसेकेराइड को तोड़ते हैं, वो कहलाते हैं ग्लाइकोसिडेजेज। ग्लाइकोसिडेजेज कई प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये ग्लाइकोसिडेजेज हैं, जिसमें बीटा ग्लाइकोसिडेज है, अल्फ़ा ग्लूकोसिडेज है, बीटा ग्लूकोसिडेज है, अल्फ़ा मैनोसिडेज है, हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम है। तो ये जो विभिन्न एंजाइम हैं, इन सब को सम्मिलित रूप से ग्लाइकोसिडेज एंजाइम कहते हैं। ये कहलाते हैं ग्लाइकोसिडेज, अर्थात ये कार्बोहाइड्रेट की जो मोनोसेकेराइड मोइटीज हैं वो उनमें उनको तोड़ने का काम करते हैं अलग अलग। जैसे ग्लूकोसिडेज है, अल्फ़ा बॉन्ड को तोड़ेगा, बीटा ग्लूकोसिडेज है, अल्फ़ा मैनोसिडेज है, अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और सारे के सारे एंजाइम जो एसिडिक पीएच है, यानी लगभग 5 से नीचे का पीएच है, उस पर काम करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, एसिड हाइड्रोलेजेज कहते हैं। ये इसमें लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं। एक लाइसोसोम की स्ट्रक्चर को यदि हम देखें तो लाइसोसोम में इस प्रकार से इसके कई फॉर्म पाए जाते हैं। 4 डिफरेंट फॉर्म होते हैं लाइसोसोम के, और लाइसोसोम है हमेशा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले जो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं उनसे बनते हैं। जैसे गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी हो गया, और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, उनसे जो छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हैं, वो वेसिकल ही जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, वो प्राइमरी लाइसोसोम कहलाते हैं। और फिर इन प्राइमरी लाइसोसोम से विभिन्न प्रकार के एंडोसोम्स, जैसे पीनोसोम हो गया या फेगोसोम हो गया, या अन्य प्रकार के रेजिडुअल क्या बोलते हैं, अन्य प्रकार के, और जैसे ये इस प्रकार का ये सेल ऑर्गेनेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये डेड माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे इसमें मिल करके और सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाते हैं। इनको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये इनका ओरिजिन होता है। लाइसोसोम गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इससे ये लाइसोसोम है वो बाहर निकलते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस यदि किसी भी प्रकार का फेगोसोम है, पीनोसोम है, या कोई अन्य जो है बॉडी है वो जुड़ती है, तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाता है। तो ये हम इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं लाइसोसोम को। पहला हो गया प्राइमरी लाइसोसोम, जो कि एक सिंपल लाइसोसोम है,
क्लासिकल लाइसोसोम है जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम है वो इनर्ट अवस्था में उपस्थित हैं, निष्क्रिय अवस्था में उपस्थित हैं, और ये क्लासिकल लाइसोसोम कहलाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में पाए जाते हैं, और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम स्वयं भी हमेशा एक्टिव नहीं होते, वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जैसे ही कोई सबस्ट्रेट आता है वो एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिवेट होकर उस सबस्ट्रेट पे क्रिया करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। दूसरे हो गए सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी का मतलब डाइजेस्टिव वैक्यूल्स कहलाती हैं ये। डाइजेस्टिव वैक्यूल्स होती हैं। डाइजेस्टिव का मतलब है यहाँ पे कि जो प्राइमरी लाइसोसोम है वो किसी फूड वैक्यूल के साथ मिक्स हो जाता है, किसी बाहर से आने वाले जो मटेरियल है जो फेगोसोम या पिनोसोम के साथ के रूप में हो सकता है उसके साथ जुड़ जाता है, तो वो कहलाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। एक होता है रेजिडुअल बॉडी। रेजिडुअल बॉडी का मतलब यहाँ पे है कि जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं सेल के अंदर, और जो अन्य कोई डेड ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी जो अवशेष होते हैं उनको हम रेजिडुअल बॉडी कहते हैं। रेजिडुअल बॉडी का मतलब है कि एजिंग होने के कारण, एजिंग का मतलब है सेल है वो ओल्ड एज में चली जाती है, उसमें सेल में रेजिडुअल बॉडी बनती रहती हैं, सेल ऑर्गेनल्स मरते रहते हैं, और इनको हम टीलोलाइसोसोम कहते हैं। इट इज़ नोन एज टीलोलाइसोसोम। और एक चौथा जो टाइप्स कहलाता है वो कहलाता है ऑटोफेजिक लाइसोसोम या फेगोलाइसोसोम जिसको हम कह सकते हैं। हालांकि सेकेंडरी लाइसोसोम का ही टाइप होता है, लेकिन चूंकि ये ऑटोफेजिक लाइसोसोम है अपनी ही कोशिका के किसी सेल ऑर्गेनल को खाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, इसलिए हम इसको ऑटोफेजिक लाइसोसोम या साइटोलाइसोसोम भी कहते हैं, वो यह होता है। तो ये जैसे इसमें हम देख सकते हैं, इसमें ये इसके डिफरेंट राइबोसोम लाइसोसोम के विभिन्न प्रकार हैं, इसलिए हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। लाइसोसोम ही एक ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म को हिंदी में कहते हैं बहुरूपता, यानी इसके कई प्रकार पाए जाते हैं, कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि ये प्राइमरी लाइसोसोम जो बना है किससे बना है, ये गोल्जी बॉडी के वेसिकल से, उसमें जो एंजाइम वो इकट्ठे हो गए तो वो एंजाइम से ये प्राइमरी लाइसोसोम बना। ये प्राइमरी लाइसोसोम यदि किसी मृत सेल ऑर्गेनल से मिल जाता है तब हम उसका नाम कहते हैं ऑटोफेजिक लाइसोसोम, या इसको हम साइटोलाइसोसोम कह सकते हैं। और ये प्राइमरी लाइसोसोम यदि किसी बाहर से आई हुई फेगोसोम के साथ जुड़ जाता है तब इसको हम फेगोलाइसोसोम या फेगोसोम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये फेगोसाइटिक क्रिया है, बाहर से ये माइक्रोब्स है, इसको कोशिका ने अंदर ग्रहण किया और इसके साथ लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो यहाँ पे जुड़ गए, और ये जो बनाता है ये सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएगा, जिसके अंदर जो एंजाइम है वो उस बाहर वाली चीज़ को, बाहर वाले जीव को या कोई भी प्रोटीन है, पदार्थ है, उसको क्या कर देते हैं, डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। उसके बाद में बचा हुआ जो पार्ट कहलाता है उसको हम कहते हैं रेजिडुअल बॉडी, अवशेषी काय। और ये रेजिडुअल बॉडी है ये सेल में भी पड़ी रह सकती हैं, या फिर इनको सेल से बाहर है वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा इनको बाहर की ओर फेंक दिया जाता है। इनमें जो भी अवशेषी पदार्थ होते हैं उनको बाहर छोड़ दिया जाता है। तो ये लाइसोसोम होता है। अब हम इसके थोड़े फंक्शन देख लेते हैं। लाइसोसोम के जो एंजाइम है चूँकि वो हाइड्रोलाइटिक होते हैं, जलापगठनी होते हैं, तो वो कोशिकाओं के बाहर भी स्रावित किए जाते हैं और डाइजेशन का काम करते हैं। तो पहला फंक्शन हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। जब लाइसोसोमल एंजाइम सेल से बाहर मुक्त किए जाते हैं तो ये जल अपघटनी क्रियाओं में भाग लेते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंड रिएक्शंस उनमें भाग लेते हैं, और ये बाहर पाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। दूसरा है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। सेल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मोइटीज़ हैं या अन्य जो पदार्थ हैं उनका पाचन भी किसके द्वारा होता है, लाइसोसोम के द्वारा होता है। कोशिका के भीतर होने वाली पाचन क्रिया लाइसोसोम की सहायता से होती है, अतः कोशिका को अनेक आवश्यक पदार्थ ऊर्जा प्राप्त होती है। अमीबा एवं हाइड्रा इसी प्रकार का अंतः कोशिकीय पाचन करते हैं। सेल के अंदर जो पाचन होता है वो लाइसोसोम के द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइमों से होता है।
ल्यूकोसाइट्स होती हैं जो WBC कहते हैं, जीवाणुओं का पाचन भी इसी प्रकार करती हैं और रोगों से रक्षा करती हैं। कोशिका से पुराने हो चुके या अनावश्यक जो अंगक होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उनका पाचन करके उनको सेल से हटाया जाता है ताकि सेल में स्पेस बन सके, जगह बन सके और उस सेल में नए अंगक जो होते हैं उनका निर्माण हो सके। और पुराने जो डेड सेल हैं उनको भी हटाया जाता है। जब हम देखते हैं कि जब निर्मोचन की क्रिया होती है उसमें जो जिसको हम कह सकते हैं क्या निर्मोचन हो गया कीटों के अंदर, या जो कायांतरण जिसको कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, वहाँ पे जो मृत कोशिकाओं को, अंगों को हटाया जाता है वो लाइसोसोम के एंजाइम्स के द्वारा ही हटाया जाता है। जैसे कि ये हो गया मेंढक के कायांतरण में जो टेडपोल होता है, उस टेडपोल की जो टेल है वो टेल हट जाती है फ्रॉग के अंदर, और वो टेल है वो उसका डीजनरेशन हमेशा लाइसोसोमल एंजाइम द्वारा होता है। डेड सेल्स होती हैं इनका भी पाचन लाइसोसोम द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन में स्पर्म द्वारा एग का पेनिट्रेशन है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा होता है। हालांकि स्पर्म जो होता है उसमें लाइसोसोम जैसे स्ट्रक्चर ना हो के गोल्जी बॉडी की जो वेसिकल्स होती हैं उन्हीं में एंजाइम होते हैं जिनका नाम होता है जैसे हाई एल्यूरोनिडेज एंजाइम। तो ये एंजाइम जो होता है ये स्पर्म के एक्रोसोम में होता है, और ये जो अंडा होता है उस अंडे की जो झिल्ली होती है उसको भेदने का काम करता है। तो फर्टिलाइजेशन में भी लाइसोसोम एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है। रिलीज ऑफ हार्मोन्स, थायराइड जो ग्रंथि होती है उससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, लेकिन थायरोक्सिन जो होता है और एक दूसरा होता है ट्राई आइडोथायरोनिन, ये कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं T4 और T3। थायरोक्सिन कहलाता है T4 और ट्राई आइडो थायरोनिन होता है T3, और ये एक ही बड़े अणु थायरोग्लोबुलिन से प्राप्त होते हैं। तो थायरोग्लोबुलिन है, इसके जब टुकड़े होंगे लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा तो T3 और T4 का निर्माण होता है। इसलिए जो हार्मोन्स है उनका रिलीजन बाहर निष्कासन है वो लाइसोसोम द्वारा होता है। ओस्टियोजेनेसिस है वो भी लाइसोसोम करता है, यानी हड्डियां जो हैं उन नई हड्डियों का निर्माण, और मृत जो हड्डियां हैं उनकी कोशिकाओं का निष्कासन है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स द्वारा होता है। लाइसोसोम्स के द्वारा और क्या होता है, लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के समय हेल्प करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस है जो अनडिजायर्ड प्रोटीन है उसको डिसइंटीग्रेट कर देते हैं, और जो बनी हुई प्रोटीन है उसको 2 भागों में तोड़ना, 3 भागों में तोड़ना और उसको एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट करना भी लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा होता है। लाइसोसोम्स हैं वो विभिन्न प्रकार के रोगों में भी हेल्प करते हैं, और लाइसोसोम्स यदि नहीं होंगे तो विभिन्न प्रकार के रोग जो हैं वो हमारे शरीर में हो जाते हैं। स्टोरेज प्रकार की डिजीज़ है उसको ये बनाते हैं। जैसे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने पर शरीर के जोड़ों में एकत्र होती है, और इन्हें लाइसोसोम फेगोसाइटोसिस द्वारा ग्रहण करते हैं यूरिक एसिड को, जिसके कारण लाइसोसोमल मेम्ब्रेन के फटने से एंजाइम से बाहर निकल के र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस रोग उत्पन्न करते हैं। तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक तरह से लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, उन्हीं के कारण ये संपन्न होता है। श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के साथ हम जब फेफड़ों में सांस लेते हैं तो सिलिका है, मिट्टी के कण हैं, एस्बेस्टोस के कण हैं, मार्बल की जो कटिंग करते हैं उसके जो कैल्शियम कार्बोनेट के कण हैं वो फेफड़ों में की कोशिकाओं में चले जाते हैं, और वो फेफड़ों की कोशिकाएं यदि उन कणों को एंडोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण कर लेती हैं फेगोसाइटोसिस के द्वारा, तो वो फेगोसोम लाइसोसोमल एंजाइम के साथ मिलता है, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन फट जाती है, और उसके कारण वो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो एक्टिव हो चुके हैं वो वहाँ पर उस सेल को गला देते हैं, और इससे लीवर सेल्स हैं या जो लंग्स की कोशिकाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, वहाँ पे उनमें पानी भर जाता है, और इसके कारण विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
तो जैसे मैंने आपको ये आर्थराइटिस बता दिया, इस रोग को क्या कहते हैं? इस रोग को सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस कहते हैं। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है, ऊतकों की कोशिकाओं जैसे लंग सेल्स द्वारा सिलिका को अंतर्ग्रहित किया जाता है। इस कण के ऊपर सिलिसैलिक एसिड का निर्माण होता है। इस अम्ल के OH समूह लाइसोसोल झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं। इस कारण लाइसोसोम की झिल्ली विघटित हो जाती है, एंजाइम बाहर निर्मुक्त हो जाते हैं। ये निर्मुक्त एंजाइम फेफड़ों की कोशिकाओं में इन्फ्लेमेशन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार सिलिकोसिस लाइसोसोम की क्रिया के कारण होने वाला एक प्रकार का रोग है, जिसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फाइब्रोसिस हो जाता है। इसी प्रकार की जो एक्टिविटी है वो एस्बेस्टस नामक खनिज के कणों के कारण भी होता है, और एस्बेस्टस भी ये लंग्स को प्रभावित करता है। राइट। एनोरेक्सिया की क्रिया भी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है लाइसोसोम के इस क्रिया के कारण, और जो है पीएच ब्लड का कम हो जाता है क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम्स की सांद्रता बढ़ जाती है। तो ये भी एक प्रकार का डिजीज़ है जिसको एनोरेक्सिया और एसिडोसिस कहते हैं। लास्ट में मैं बात करूँगा स्टोरेज डिजीज़ की, जो बहुत इम्पोर्टेंट रोग है ये। कई बार क्या होता है, उत्परिवर्तन के कारण लाइसोसोम के एंजाइम्स वो लाइसोसोम्स में बन नहीं पाते, डीएनए में म्यूटेशन हो गया तो विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम्स होते हैं वो नहीं बनेंगे, और जब वो नहीं बनेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेटरी स्पेशली, उनकी मात्रा कोशिकाओं में अधिक हो जाती है और वो डिपॉजिट हो जाते हैं, और उसके कारण विभिन्न प्रकार की डिजीज़ हो जाती हैं, और इन डिजीज़ को हम स्टोरेज डिजीज़ या संग्रह रोग कहते हैं। कौन कौन से संग्रह रोग या डिजीज़ हैं वो देखते हैं हम। डिसऑर्डर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला है फ्यूकोसिडोसिस। अल्फा फ्यूकोसिडोज एंजाइम की कमी हो जाती है तो फ्यूकोसिडोसिस रोग हो जाता है, यानी फ्यूकोज की मात्रा सेल्स में जमा होने लग जाती है। अल्फा मैनोसिडेज एंजाइम की कमी हो जाती है, मैनोसिडोसिस हो जाता है, यानी मैनोज कार्बोहाइड्रेट मोइटी जब वो ज़्यादा ब्रेन में जमा होने लग जाती है। ये आइडुरोनेट सल्फेट है, इसकी मात्रा जमा होने पे हंटर सिंड्रोम होता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की कमी होने पे गैंग्लियोसिडेज होता है। हेक्सोएमिनिडेज एंजाइम की कमी होने पे टाइसेक डिजीज होती है। इसी प्रकार बीटा ग्लूकोसिडेज एंजाइम की कमी होने पे गाउचर डिजीज होती है। एसिड लाइपेज एंजाइम की कमी होने पे वोल्मैन डिजीज हो जाती है, और अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम की कमी होने पे पोम्स डिजीज हो जाती हैं। अर्थात ये एंजाइम यदि सेल में नहीं बनेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं उनकी सांद्रता बढ़ जाएगी, और उसके कारण स्टोरेज डिजीज जिनको कह सकते हैं वो हो जाती है। लास्ट में मैं बात करना चाहूँगा लाइसोसोम का कीमोथेरेपी में रोल, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, कुछ ड्रग्स को ग्रहण स्पेशली विशिष्ट कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। वे ड्रग्स जो प्लाज्मा झिल्ली को भेदने में असमर्थ होती है, इन ड्रग्स को किसी कैरियर प्रोटीन के साथ जोड़ दिया जाता है जो सेल में एंडोसाइटोसिस विधि द्वारा ग्रहण की जाती हैं, और ये औषधि लाइसोसोमल एंजाइम्स द्वारा एक्सपोज किया जाता है वो एंडोसोम, तो उसके बाद में वो जो ड्रग है वो उसी कोशिका में निर्मुक्त होती है और उस कोशिका में अपना फंक्शन करती है। स्पेशली कैंसर कोशिकाओं में हम कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं, तो कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए एक पर्टिकुलर ड्रग है वो दी जाती है किसी रिसेप्टर के साथ जोड़ करके, और वो रिसेप्टर इसी कैंसर कोशिकाओं की झिल्ली के ऊपर जो उपस्थित जो रिसेप्टर होते हैं उनके द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, और वो अंदर कोशिका में जाएंगे, वहाँ पे वो केमिकल रिलीज होगा और उस कोशिका को वहीं पे क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा, उसको मार देगा कैंसर कोशिका को। तो ये क्रिया कहलाती है कीमोथेरेपी, और ये कीमोथेरेपी में लाइसोसोम का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये था हमारा इस
इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स जो कि है लाइसोसोम। लाइसोसोम के अलावा कुछ माइक्रोबॉडीज और होती हैं सेल्स में, जिनको हम परोक्सीसोम्स भी कह सकते हैं। ये भी एक प्रकार के एंडोसोम होते हैं, परोक्सीसोम और ग्लाइओक्सीसोम कहते हैं। परोक्सीसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स होता है, उसका विघटन होता है, उसके विघटन के एंजाइम जैसे एसओडी वगैरह पाए जाते हैं। और ग्लाइओक्सीसोम्स भी इस प्रकार का एक सेल ऑर्गेनल है जो कि एक प्रकार का लाइसोसोम की तरह ही होता है, लेकिन केवल इसमें जो कार्बोहाइड्रेट मोइटीज हैं उनका विघटन करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो ये था हमारा लाइसोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स, जो कि बेसिकली इसलिए आवश्यक है ताकि सेल्स जो हैं वो उसमें किसी प्रकार की स्टोरेज डिजीज़ नहीं हो और सेल अपने डिफेंस मैकेनिज्म कर सकें, क्योंकि इसमें पीएच है वो बहुत कम होता है, पीएच 5 से नीचे होता है लाइसोसोम का। और अन्य जो कोशिकाएं हैं उनका जो पीएच है वो कितना होता है, लगभग क्षारीय होता है, 7.1 होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अन्य सेल ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।